हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो आप सभी के सभी कैसे हैं? सबसे पहले बताइए मुझे कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से स्टडी भी कर रहे होंगे। यस, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो है आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और हिंदी साहित्य हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारा काफ़ी सिलेबस जो है वो कवर अप हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य में जो हमारा साहित्य शास्त्र है उसमें मैं आपको पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वो पढ़ा रही हूँ। हम लोग ने पहले जो है भारतीय काव्य शास्त्र पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। आज हम अरस्तु का दिया हुआ जो अनुकरण सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा कल की क्लास थी वो थी प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत था उसे पढ़ा था हमने। ठीक है, और आज हम जो है अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्लेटो का समझ आया होगा जिसमें बात की गई थी अनुकरण का भी अनुकरण करता है, तो मतलब नकल की भी नकल की जाती है ना। लेकिन अब अरस्तु जो है वो क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग इस आज क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है हमारी जो इकाई है वो 3 चल रही है और भाग आज हमारा 17वां है। ठीक है, तो आज हमारा 17 भाग है जिसमें ए भाग करवा रही हूँ मैं, वो भी आपको आगे पता चलेगा कि मैंने इसको ए नाम क्यों दिया है। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है, आपकी टीचर जो है उसका नाम जो है ज्योति है। तो मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको जो है हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। ठीक है, और डेली मेरी क्लास कितने बजे होती है? 12 बजे होती है। तो 12 बजे बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है टाइम पर पहुंच जाया करो। आगे चलें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स आज न्यू आए हैं ग्रुप में, तो जैसा मैं बता दूं आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। सो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन आपको, सारी अपडेट्स मिलेगी आपको, जो है सारा आपको जितनी भी यूजीसी की है प्रिपरेशन के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी बैठे बैठे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 पेपर 2 होता है और पेपर 1 में जो है हम लोग करेंट जीके एंड पेपर 1 की 2 क्लासेस होती है। आप इनको अटेंड करेंगे तो आपका पेपर 1 जो है स्टूडेंट्स वो कवर अप हो जाएगा। जहाँ तक मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 मैं आप लोगों को करवा ही रही हूँ, वो हिंदी साहित्य है और आप सबका टारगेट यू नो वेरी वेल यूजीसी नेट जेआरएफ का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी हार ना मानना और चलते रहना फिलर फॉर्म के साथ। तो जैसा कि दिख रहा है आपको ये हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए फिलर फॉर्म। जब आप फिलर फॉर्म सर्च करेंगे एक एप्लीकेशन आएगी, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा, तो पेपर 1 में भी और पेपर 2 की भी दोनों के नोट्स आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। आप चाहे तो वो नोट्स अच्छे से रीड आउट कर सकते हो क्योंकि जब आपको देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको उस चीज़ को इजी करके देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको इजी करके दे दिया, अब आपका काम है उसको रीड आउट करना। देखो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको पूरा मटेरियल वैसे यहाँ पर करवा देती हूँ। अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी हद तक जो है सब कुछ जो है पढ़ ही लोगे उसमें। ठीक है, पर फिर भी अगर आप चाहो तो थोड़ा अच्छे से करना है तो आप लोग नोट्स भी जो है उसको भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस ऐप में आपको फ्री जो है नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है, 5000 एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू भी मिल जाएगा और ये 100% ऑफ है, 1 भी रुपये नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि बात करते हैं हम सिलेबस की, तो जैसे कि हम बात करते हैं सिलेबस की स्टूडेंट्स, तो सिलेबस पे अगर ध्यान दें हम लोग तो हमारी इकाई जो है वो 3 चल रही है हिंदी की और इसमें हम जो है भारतीय काव्य शास्त्र कर चुके हैं जो कि यहाँ तक है।
यहाँ तक, ठीक है। इतना पाठ हम कर चुके हैं। और प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है वो हमने कल जो है क्लास लगाई थी उसकी, और आज हम अरस्तु पढ़ेंगे। अरस्तु का एक तो है अनुकरण सिद्धांत, एक है त्रासदी जो है विवेचन, और एक है विरेचन जो है विरेचन सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें से आज हम कौन सा सिद्धांत करेंगे? अनुकरण सिद्धांत देंगे, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा 17A। और ये जो दोनों सिद्धांत है ये दोनों एक ही के अंदर आ जाते हैं। जो विरेचन सिद्धांत है उसके अंदर ही त्रासदी जो विवेचन है वो उसी के अंदर आ जाता है, इसलिए ये दोनों की एक ही है, एक ही में आ जाएगा ये। बाकी हम धीरे धीरे करके बाकी सिलेबस कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो 3 इकाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे आज पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और उससे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रश्न की। जो प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था, तो प्रश्न मैंने आप लोगों को क्या दिया था? यही दिया था कि जो प्लेटो है उसकी जो है रचनाओं के नाम बताइए, ठीक है। तो प्लेटो की जो रचनाओं की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कि उनकी क्या क्या कृतियाँ हैं, तो कृतियों के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको कृतियाँ बता देती हूँ प्लेटो की। दी रिपब्लिक थी, दी स्टेट्समैन थे, दी प्रसिद्ध लॉज था, इयॉन था, पहली तेइया था, और फेतरास था, नौमई था, सिपिसियन था। तो ये सारी की सारी जो कृतियां हैं ये प्लेटो के द्वारा रचित है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स भी दिए थे। सबसे पहले तो सोनिका ने आंसर दिया था। तो सोनिका बहुत अच्छा आप स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छा, वेल डन। परमेश्वरी ने दिया आंसर, मोनी ने दिया, मिक्की ने दिया, और प्रियंका ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने काफ़ी सारी जो रचनाएं थी प्लेटो की वो लिखी थी। तो अच्छा है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो ज़रूर आप लोगों का यूजीसी नेट JRF क्रैक होगा। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे भी हैं तो जॉनी ने कमेंट कर रखा है कि मैम आज पनीर खा के आई हैं, है ना। तो जॉनी उस दिन सच में पनीर ही खाया था, उस दिन सच में रियल में पनीर ही खाया था। तो आपके कमेंट्स भी मैं देख रही हूँ सबके। और हाँ, एक और थे वीरेश, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम जो प्लेटो की जो अवधारणा है वो अब गलत होती जा रही है। तो हाँ, आपका उदाहरण भी दिया था आपने, और सही देखा जाए तो प्लेटो की जो अवधारणा है वो सच में अब जो है गलत होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नकल की नकल है। तो अब तो नहीं, क्योंकि अब बहुत कुछ चीज़ें आ गई है, काल्पनिक भी है। और शायद आपका उस चीज़ का जो आंसर है वो हम शायद यहाँ अनुकरण सिद्धांत में पढ़ लेंगे, क्योंकि अरस्तु ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। जो प्लेटो ने अपनी अवधारणा दी थी उस अवधारणा को अरस्तु ने माना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग जो चल रहे हैं वो शायद अरस्तु के हिसाब से चल रहे हैं, या अरस्तु की बात को हम मानते हैं, है ना। तो पढ़ेंगे आज अरस्तु, तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो मैं बता रही हूँ यूजीसी नेट आप लोगों का सबसे पहले क्रैक होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आगे चलते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है, जिसमें हम अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अरस्तु के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अरस्तु के जो सिद्धांत है, अरस्तु का जो सिद्धांत था, अरस्तु के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अरस्तु के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, आप चिंता ना कीजिए, सब आपको पॉइंट करवाए जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। अरस्तु का जो सिद्धांत है, अरस्तु के सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नोट डाउन कर लो, सभी के सभी याद कर लो, माइंड में सेट कर लो। सबसे पहला है अनुकरण सिद्धांत, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है किसके ऊपर? अनुकरण का सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। और कल जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम विवेचन, जो है विवेचन का सिद्धांत करेंगे। उस विवेचन के सिद्धांत के अंदर ही बच्चों त्रासदी विवेचन भी आता है, ठीक है।
तो जो हमारा टॉपिक है त्रासदी विवेचन, जो हमारा यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है उसमें जो त्रासदी विवेचन और विवेचन का सिद्धांत अलग अलग दे रखा है वो एक्चुअली विवेचन के सिद्धांत के अंदर ही आ जाएगा, त्रासदी विवेचन। ठीक है बच्चों, तो ये हम कल कवर अप करेंगे। आज हम क्या करेंगे, अनुकरण का सिद्धांत जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों को आज ही करवा देती तो आप लोगों के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो मैंने सोचा कि हम किसी भी चीज़ को करें परफेक्टली करें, ताकि आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत ना पड़े, कहीं और से करने की ज़रूरत ना पड़े, आपका पूरा मटेरियल यहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अरस्तु, अब हम थोड़ा सा बच्चों अरस्तु के बारे में जानते हैं। तो अरस्तु कौन है? अरस्तु एक महान यूनानी जो है दार्शनिक है। ठीक है, और प्लेटो का सन, तो प्लेटो का सन मैंने आप लोगों को बताया था, याद है कि नहीं? 427 में उनका जन्म हुआ था और 347 ईस्वी पूर्व में उनका देहांत हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जो प्लेटो है प्लेटो का शिष्य ही माने जाते हैं। तो प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। अरस्तु किसके शिष्य है? प्लेटो के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो स्थिति काल है, मतलब इनका जो स्थान है, स्थिति काल है, जो कब का माना जाता है, मतलब इनका जन्म जो है वो 384 ईस्वी पूर्व में माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है वो 322 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिए, प्लेटो का ऊपर है वो प्लेटो का है, नीचे जो है अरस्तु का है। सिकंदर जो है महान ने भी अरस्तु से ही शिक्षा ग्रहण की है। तो जो सिकंदर है, हम कह सकते हैं कि सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, और आपको पता ही है सिकंदर तो बहुत ही पूरे विश्व में उन्होंने विजय पाई थी सिकंदर ने। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपना जो गुरु है वो अरस्तु को माना है। उन्होंने यूनानी नाम, जो उनका जो यूनानी नाम है वो क्या नाम है उनका? है एरिस्टोटेलिस। ठीक है, एरिस्टोटेलिस जो है उनका यूनानी जो नाम है अरस्तु का वो है। ठीक है, और अगर इसमें बात करें तो ये देखो नाम है उनका। और प्लेटो ने जो है एथेंस में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए अकादमी की स्थापना भी की थी। तो प्लेटो के बारे में यहाँ पे बताया कि उन्होंने जो है ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए अकादमी की जो एक स्थापना भी की थी। अगर मैं जो है अरस्तु के जन्म स्थान की बात करूं कि जन्म स्थान क्या था, तो उनके जन्म स्थान का नाम था मकदूनिया। ठीक है, मकदूनिया उनका जन्म स्थान था, तो वो भी याद कर लो। मकदूनिया जो है अरस्तु का जन्म स्थान है। ठीक है, अगर उनकी पत्नी का नाम जानना चाहते हो तो पत्नी का नाम था विथियास। पत्नी का नाम क्या था? विथियास। विथियास। ठीक है, तो आपको साथ साथ याद भी होता जाएगा। विथियास उनकी पत्नी का नाम था। बाकी शिष्य किसके थे? आप लोगों को पता चल गया शिष्य किसके थे? प्लेटो के शिष्य थे। और गुरु किसके थे? तो मतलब किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु की बात कर रही हूँ कि अरस्तु जो है वो गुरु थे किसके? सिकंदर के। ठीक है, और खुद जो है खुद के जो शिष्य किसके थे? वो प्लेटो के। ठीक है, तो इतना सा याद कर लीजिए। तो ये तो हो गया हम लोगों के अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो कि होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आज हम पढ़ रहे हैं। अब सभी के सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अनुकरण का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको प्लेटो में। जो प्लेटो का सिद्धांत हम लोगों ने किया था स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आप लोगों को अनुकरण का अर्थ क्या बताया? कमेंट कीजिए। गुड, कीजिए। ठीक है, तो अनुकरण का अर्थ क्या बताया मैंने? नकल। वेरी गुड। अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, अनुकरण का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था नकल। और प्लेटो का अगर हम सिद्धांत को, प्लेटो के सिद्धांत को अगर हम याद करें तो बच्चों मैंने आपको बताया उसमें कि अनुकरण का भी अनुकरण हो रहा था, मतलब नकल का भी नकल। 3 चीजें बोली गई थी। क्या 3 चीजें बोली गई थी उसमें? किन 3 चीजों के बारे में प्लेटो के उसमें बात की गई थी? तो अगर हम
तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटो के उसमें जो है प्रत्यय जगत की बात की गई थी, वस्तु जगत की बात की गई थी और कला जगत की बात की गई थी। यस स्टूडेंट, सबको याद है ना? मुझे पता है आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा था वो। तो प्रत्यय जगत की बात की थी, वस्तु जगत की बात की थी और कला जगत की बात की थी। मतलब कैसे कि ईश्वर जो है वो एक क्रिएटर है, परमात्मा क्रिएटर है जो सर्वशक्तिमान है, ठीक है। उनके माइंड में कोई आइडिया आया, उसने अपने आइडिया की, मतलब जो ईश्वर है उन्होंने अपने जो आइडिया था उसकी क्या की, नकल करके संसार को बना दिया। तो एक कॉपी तो वो हो गई कि संसार बन गया। जब संसार में इतने सारे लोग आए, उसी में से कवि भी आए और कवि ने उसी संसार को देखकर उसकी सेकंड कॉपी निकाल ली, मतलब दोबारा से उसकी सेकंड कॉपी निकालकर एक रचना तैयार कर दी, एक काव्य तैयार कर दिया, ठीक है। तो जब परमात्मा ने क्रिएट किया तो वो प्रत्यय जगत कहलाया। जब प्रतिलिपि तैयार हो गई, मतलब जो कॉपी थी वो तैयार हो गई, फोटोकॉपी, और उस संसार को जो है कवि ने देखा तो वो वस्तु जगत हो गया। और जब कलाकार ने या कवि ने उसको जो है उसकी नकल कर ली, कॉपी कर ली, तो वो कौन सा जगत हो गया? कला जगत हो गया, क्योंकि उसने अपने उसको काव्य में उतार लिया, ठीक है। तो इस तरीके से तीन जगत का वर्णन मैंने प्लेटो के सिद्धांत में किया था, याद है ना? ठीक है। अब यहां पर अरस्तु भी तो उन्हीं के शिष्य है, तो देखा जाए तो शिष्य को तो अपने जो गुरु ने कहा है उस पर चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, अरस्तु ने यहाँ पर अपने ही विचारधारा को प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने अपनी ही बात को यहाँ पर जो है बताया है कि वो जो है प्लेटो की बात से पूरी तरीके से या अपने गुरु की बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। अनुकरण की बात करें तो अनुकरण शब्द जो था यूनानी भाषा का जो है मिमेसिस जो है शब्द से लिया गया है, ठीक है। मिमेसिस जो है शब्द है जो अंग्रेजी भाषा में जिसको क्या कहते हैं? एमिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिटेशन। एमिटेशन शब्द में रूपांतरित होकर हिंदी में आया है, तो अनुकरण शब्द यहीं से आया है। अरस्तु ने जो है काव्य को क्या कहा है? काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखकर इसे राजनीतिक, दार्शनिक और नीति शास्त्र से बंधन से मुक्त किया है। अरस्तु ने हर चीजों से मुक्त करके सौंदर्य दृष्टि से देखा है उसे, कि ईश्वर ने उसको क्रिएट किया है और जो है वो ईश्वर की कृति है, ईश्वर ने उसे क्रिएट करके बनाया है, कलाकारों ने तो सिर्फ कॉपी की है। तो इस तरीके से कलाकारों के प्रति या कला के प्रति कहूं तो हे की दृष्टि थी उनकी, ठीक है। किसकी? प्लेटो की हे की दृष्टि थी। लेकिन यहाँ पर अरस्तु क्या मान रहे हैं? यहाँ अरस्तु जो है उसे सौंदर्य जो दृष्टि है उससे देख रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? राजनीतिक, दार्शनिक और नीति शास्त्र, जो नीति शास्त्र है उसके बंधन से मुक्त कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वहां तक ही इंसान सीमित नहीं रहता, उससे भी उड़कर वो प्रकृति के बारे में लिखता है, सौंदर्य के बारे में लिखता है, और बाहरी जितना भी बाहरी जीवन है, मतलब अगर आंतरिक जीवन लिखता है तो बाहरी जीवन भी लिखता है, सभी चीजों के बारे में लिखता है, ठीक है। कलाकारों को की वो पक्ष में ही ले रहे हैं, मतलब पक्षी में ही है उनके। अरस्तु के अनुसार कला जो होती है प्रकृति की जो है अनुकृति होती है। कला को क्या कहा गया? प्रकृति की ही अनुकृति है, मतलब एक उसी की कॉपी है। यह प्रकृति से अपना अभिप्राय जगत के बाहरी गोचर रूपों से है, कि मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, सिर्फ मैंने कहा ना अपनी जीवन के बारे में ही नहीं लिखता, बाहरी जीवन के बारे में भी लिखता है, उन चीज़ों के बारे में और उन कल्पनाओं के बारे में, उन सब चीज़ों का वर्णन भी यहाँ करता है। साथ ही साथ उनके आंतरिक रूपों जैसे काम, क्रोध आदि की जो मनोविकारों से ग्रहण किया जाता है, उन सब के बारे में भी वो अपने काव्य में लिखता है। अरस्तु से पहले की बात करूँ तो प्लेटो की, ठीक है। प्लेटो के द्वारा जो अनुकरण सिद्धांत की विवेचना किया गया था, तो प्लेटो के अनुसार अनुकरण का अनुकरण है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अनुकरण का अनुकरण है मतलब नकल की नकल है, और कैसे है वो भी तीन चीजों से आपको बता दिया, प्रत्यय जगत और वस्तु जगत और कला जगत, इन तीनों के माध्यम से बताया। अतः सत्य में दुगना जो है दूर है, मतलब उस तरीके से अगर देखा जाए तो प्लेटो की नजर से वो सत्य से बहुत दूर है। क्यों बोला ऐसे सत्य से दूर है? क्योंकि प्लेटो ने जो अपनी अनुकरण सिद्धांत दिया उसमें उसने बताया कि जो कला जगत है वो क्या करता है, कविता को लिखता है, वो काल्पनिक होती है, यथार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब सत्य से कोई लेना देना नहीं है, वो सत्य से क्या होता है, दो गुना दूर होता है। मेरी बात समझ में आ गई?
अरस्तु ने क्या किया, प्लेटो से भिन्न विचार प्रस्तुत करते हुए अनुकरण शब्द का प्रयोग किया। अब अरस्तु आ गया, उन्होंने प्लेटो के सिद्धांत को अपनी तरह से बताया है। आगे चलें। अब यहां पर क्या है, उन्होंने अलग तरीके से बताया है अरस्तु ने, लेकिन बहुत कुछ जो है उन्होंने बोला, जैसे कि अगर देखा जाए अरस्तु के बारे में तो उन्होंने इस शब्द का दिया, ठीक है, और जो बिल्कुल ही प्लेटो के मैं कहूँगी कि प्लेटो के जो काव्य सिद्धांत थे उससे बिल्कुल ही अलग था। अरस्तु ने जो अनुकरण सिद्धांत दिया है वो हूबहू नकल तो नहीं माना, बल्कि कहा कि कविता और कला अनुकृति है पर एकदम जो है नकल नहीं है, यही उनकी सृजना की नकल है। ठीक है, तो मतलब अरस्तु ने क्या कहना चाहा यहाँ पर, सीधा साफ अगर समझो सिंपल शब्दों में कहूँ तो प्लेटो ने नकल का भी नकल कहा, मतलब अनुकरण का भी अनुकरण कहा, लेकिन अरस्तु क्या कह रहे हैं कि हूबहू नकल नहीं है, मतलब एज इट इज उसने नकल नहीं की है कि पूरा उठा के उसने संसार का विवरण वो ही दे दिया है, उसे कहेंगे हम पूरा नकल। वो पूरा नकल नहीं है, उसमें जो है जो कला है, मतलब जो कवि है या कलाकार है, उसने अपनी कल्पना को भी तो वहां पर डाला है, अपनी कल्पना को डाला है, बाहरी जगत को डाला है, आंतरिक जगत को डाला है, कुछ यथार्थ के ऊपर भी लिखा है, कुछ अपनी काल्पनिक जो दृष्टि थी या काल्पनिक उनकी विचारधारा थी उसके बारे में भी लिखा है। तो बहुत कुछ इधर उधर का जो है उठाकर लिखा है, मतलब पूरा का पूरा जो है हूबहू कह सकते हैं कि एक जैसा नहीं है। ठीक है, मतलब एक जैसा नहीं है कि हम उठाएं कि बिल्कुल कॉपी करके और पेस्ट कर दिया होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कॉपी किया है उन्होंने, उस चीज को माना, लेकिन उसके साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको भी प्रस्तुत किया। समझ आ गया, अरस्तु की विचारधारा समझ में आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि उन्होंने कहा है कि कविता और जो कला है वो अनुकृति तो है, हाँ माना उन्होंने, कॉपी तो है पर एकदम नकल नहीं है कि हम बोले कि एज इट इज पूरा का पूरा नकल कर दिया हो, ये उनकी सर्जना की नकल है। ठीक है, मतलब उनकी सर्जना की नकल की, लेकिन उसमें अपनी कल्पना वगैरह अपनी भावनाओं को भी भर डाला। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अनुकरण सिद्धांत को इस तरीके से बताया। कला, प्रकृति और जीवन का पुनर्प्रस्तुतिकरण किया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने जो है प्रकृति का सर्जन प्रक्रिया को ही अनुकरण माना। तो अरस्तु के अनुसार कलाकार जो होता है वो प्रकृति के गोचर वस्तुओं का नहीं, बल्कि प्रकृति की सर्जना जो प्रक्रिया होता है उसका अनुकरण करता है। ठीक है, एकदम सारी वस्तुओं को नहीं लिख देता वो, बल्कि उसमें भी वो कुछ ना कुछ अपना मटेरियल डालता है और उसके बाद उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो उसको जो है अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत माना है। तो कला जो है वो प्रकृति का ही अनुकरण करती है। कला किसका अनुकरण करती है? प्रकृति का जो है अनुकरण करती है। इतनी बात अपने माइंड में डाल दो स्टूडेंट्स। ठीक है, कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण करती है। अब चलते हैं आगे। तो अनुकरण का अगर वस्तुएं या विषय की बात करें तो यहाँ पर जो विषय और वस्तु जो दी थी, कवि ने जो है 3 प्रकार से कहेंगे कि विषय वस्तु में से किसी एक की अनुकृति करनी चाहिए। मतलब उन्होंने ये माना कि जो कवि है, क्योंकि यहाँ पे कवि की बात की जा रही है ना, कि कवि ने हुबहू कॉपी नहीं किया है, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ जो है अपने से भी डाला है, उनकी कुछ भावनाएं हैं, कुछ उनके विचार हैं, उनको भी उन्होंने वहां पर डाला है। पुनर्निर्माण का जो भाव है वो निहित है उसमें। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, या फिर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो नकल के साथ अकल भी है। इतना ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लो कि नकल के साथ क्या है, अक्ल भी है। नकल के साथ अकल का प्रयोग किया है। इतना सा टैग याद कर लो तो आपको याद रहेगा कि अनुकरण सिद्धांत में क्या था। अनुकरण सिद्धांत जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत था उसमें क्या था। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत में आप इतना टैग याद कर लो, अनुकरण का भी अनुकरण मतलब नकल की भी नकल। ठीक है, और 3 चीजें वो जो 3 मैंने बताई, वस्तु जगत और वो कला जगत हो गया और एक और हो गया। ठीक है, वो याद करोगे। और अरस्तु में क्या करोगे, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में आप करोगे नकल के साथ अकल। ठीक है, नकल के साथ अकल, उससे आपको याद आ जाएगा कि नकल तो की है कलाकारों ने, कवियों ने, लेकिन उसने अपनी काल्पनिक जो अपनी भावनाएं हैं वो भी डाली है। उस वजह से हम उसको कह सकते हैं पुनर्निर्माण किया उसने दोबारा से उसको निर्माण किया, अपनी भाव निहित की है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस तरीके से अरस्तु के अनुसार अनुकरण के 3 प्रकार की वस्तुओं में से कोई एक ही हो सकती है।
मतलब ये तीनों में से कोई एक भी जो है हो सकता है, या तो वे थी या है, मतलब यथार्थ के ऊपर भी हो सकता है वो, कि वो पहले जो थी और अभी भी चल रही है, अभी भी है वो चीज, ठीक है। या तो हो सकता है वह कहीं या समझी जाती है, मतलब काल्पनिक या काल्पनिक यहाँ पे यथार्थ है, मतलब जो कवि है वो अपनी कल्पनाओं को कल्पनाओं में सोचता है, ठीक है, कल्पनाओं में उसको करता है और सोचता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, तो वो उनको भावनाओं को उभार कर उसमें डाल देता है। थोड़ा यथार्थ होता है, थोड़ा काल्पनिक होता है, और थोड़ा सा कैसे होता है, संभाव्य होता है, संभाव्य यथार्थ होता है, मतलब ये होना चाहिए। संभावना होती है ना कि हमेशा, कि अगर हाँ आपको बोला जाए कि इसके ऊपर निबंध लिखो, तो आप निबंध लिखोगे तो लास्ट में आप क्या चाहोगे, लास्ट में आप उसका एक कंक्लूजन सा लिखोगे और आप बताओगे कि हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अभी नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, मतलब आप अपने व्यूज भी रखोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कवि होता है, कवि अपना जो है संभाव्य यथार्थ भी रखता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो यथार्थ के ऊपर होता है जिसको हमने कॉपी कहा था, ठीक है। दूसरा क्या है, यहां पर कॉपी के साथ साथ वो क्या करता है, अपनी कल्पना को भी जोड़ देता है, तो ये काल्पनिक अर्थात भी वहां पर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है संभाव्य यथार्थ आ जाता है, और संभाव्य यथार्थ में क्या है कि ऐसा होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, ठीक है। नकल के साथ, बोलो 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 जल्दी से, नकल के साथ अक्ल। तो अरस्तु जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, नकल के साथ अक्ल, मतलब नकल तो ये वाली थी, उसके साथ अक्ल ये वाली है। मैंने पूरा गंदा कर दिया आप लोगों के चक्कर में। ठीक है, तो ये देखो, ये है तुम्हारी नकल और ये है सारी की सारी तुम्हारी अक्ल, ठीक है। तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो एक अच्छा काव्य जो है बनकर रेडी हो जाएगा, मतलब एक अच्छी कविता बनकर रेडी हो जाएगी। और इसको जो है छोटे से शब्दों में इन्होंने बोल दिया, पहले इन्होंने बताया है जिसको प्रतीयमान कहा गया, फिर संभाव्य और एक आदर्श रूप में माना गया है, ठीक है। तो प्रतीयमान है मतलब प्रतीक है किसी चीज का, संभ्यमान है मतलब यथार्थ जो होना चाहिए, और एक आदर्श जीवन भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से वस्तु और विषय जो है वो ये होने चाहिए अगर आप एक काव्य की रचना कर रहे हैं, एक काव्य सिद्धांत लिख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन्हें पढ़ेंगे तो हमारा अब जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है वो क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स वैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि अनुकरण सिद्धांत में क्या है, नकल के साथ अकल की बात की गई है, मतलब ये कहा जा रहा है वहां पर कि ठीक है कि कवि ने कॉपी की है, हार्ड कॉपी की है, जो प्लेटो ने बात कही वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी नकल की है, उसने पूरी की पूरी कॉपी नहीं की है, उसमें अपनी कुछ कल्पनाओं को भी ऐड किया है, कुछ भावनाओं को भी ऐड किया, कुछ रसों को, छंदों को, इन सभी का चीजों का भी, अलंकारों का, इन सब चीजों का भी प्रयोग किया, वो भी अपने दिमाग से, अपने माइंड से, ठीक है। तो उस तरीके से कहा जाए तो नकल के साथ उसने अपनी अकल का भी प्रयोग किया है। तो अरस्तु के अनुसार जो अनुकरण सिद्धांत है वो यही है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने इन सब चीजों के साथ उस चीज का पुनर्निर्माण किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने भाव जो है उनका निहित है। तो कवि, सार बताऊं तो सार क्या निकलता है कि कवि या कलाकार जो है वो प्रकृति का अनुकरण तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, अनुकरण मतलब नकल तो करते हैं, पर इस अनुकरण में अपनी ओर से भी कुछ जोड़ते हैं, पुनर्निर्माण का भाव इसमें निहित है, जिसे नकल के साथ अकल कह सकते हो। तो ये पूरा उसका सार था। अब हम इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं, 10 पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट कवर अप करेंगे तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट में जो बताना था सार में भी वो बता दिया। अरस्तु का पहला पॉइंट, प्लेटो ने जो काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र के साथ जोड़कर वर्णित किया है, जबकि अरस्तु ने काव्य शास्त्र की स्वतंत्र रूप की समीक्षा की है, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लेटो ने अपना काव्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, उन सबको जोड़ दिया एकदम से, मतलब प्लेटो ने हर चीज को सीमित बताया है, क्योंकि उनके लिए तो सारी चीजें तो ईश्वर ने क्रिएट की है ना, और बाकी सब चीजों ने, बाकी तो चीजों ने सबने कॉपी ही किया है,
तो बाकियों ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो सब चीज उनके लिए एक बराबर हो गई है। अरस्तु क्या कर रहे हैं, अरस्तु तो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो स्वतंत्र है, वो तो कॉपी भी करता है, साथ साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके से उनके लिए वो चीज क्या है, स्वतंत्र है, और उस चीज की उन्होंने यहाँ पर समीक्षा की है। सेकंड, इनके अनुसार जो है कविता जगत की अनुकृति है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि जो कविता है वो जगत की अनुकृति है, जो जगत है उसकी नकल करता है। जो कविता है वो जगत की नकल करता है। वह अनुकरण जो है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, और वो अनुकरण करना मतलब नकल करना तो एक मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति ही है। ठीक है, तो उसे बदला नहीं जा सकता, वो तो करेगा ही करेगा, जो देखेगा वो करेगा। तो अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो आनंददायक होती है। तो अनुकरण जब हम करते हैं तो वो बहुत ही आनंददायक होती है। जो पूरी संसार की रचना कर रखी है उसको अगर हम अपने शब्दों में, काव्य में प्रस्तुत करें तो वो उससे आनंद ही प्राप्त होता है, और अनुकृत वस्तु में ही मूल का सादृश्य देखकर आनंद की प्राप्ति हम कर पाते हैं। अनुकरण के द्वारा ही वो बोलते हैं भयात उत्पन्न वस्तुओं को भी इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आनंददायक प्रतीत होती है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, अगर उन्हें भी प्रस्तुत किया जाए तो हम उसको इतने अच्छी तरीके से अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगने लग जाती है, कुछ अगर भयानक चीजें भी होती है तो काव्य जो होता है वो कला सर्वोत्तम है। करणात्मक जो कला है और अन्य सभी जो ललित कलाएं हैं या उपयोगी कलाएं हैं उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ललित कलाएं और जो उनकी बात की गई है, यहाँ पर ललित कलाएं और उपयोगी कलाएं जो है उनकी बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो उससे भी वो ऊपर मान रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो अन्य सभी ललित कलाएं, उपयोगी कलाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण किसको मान रहे हैं, जो ये अनुकरण का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत, इसको सबसे ऊपर मान रहे हैं। और अरस्तु ने तो वैसे भी, प्लेटो की बात करूँ तो प्लेटो ने ही ये ललित कलाएं पढ़ रहे हो या उपयोगी कलाओं की बात की जा रही है, ये प्लेटो की ही है। प्लेटो ने कलाओं को 2 भागों में विभाजित किया था बच्चों। कौन से 2 भागों में विभाजित किया था, ललित कला में और उपयोगी कला में। ठीक है, उसी के बारे में अरस्तु ने दोनों वर्गों को एक ही कहा। उन्होंने कहा ये दोनों वर्ग अलग अलग नहीं है, ललित कलाएं और उपयोगी कलाएं कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही है। और दोनों क्या है, किस पर आधारित है, अनुकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, अनुकरण पर आधारित है। मेरी बात समझ में आ गई। ललित कलाएं और उपयोगी कलाएं प्लेटो ने दी थी, और अरस्तु ने कहा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, और इनका जो मूल आधार है, ये किसके ऊपर जो डिपेंड करती है, वो है अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने जो है ललित कलाओं की अपेक्षा उपयोगी कलाओं को सबसे ज्यादा उत्कृष्ट बताया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ललित कलाएं हैं वो अनुकरणात्मक कलाएं हैं। ठीक है, ये देखो बता रहा है ना कि वो क्या है, अनुकरणात्मक कलाएं हैं जो मनुष्य के विचारों, भावों और कार्यों को अभिव्यक्त करती है। इसमें क्या है, मनुष्य के विचार हैं, मैंने कहा ना एज इट इज नकल नहीं की है, मनुष्य के विचार भी हैं, भाव भी हैं, और कार्य जो वो करता है, वो कार्य जो है उसको अभिव्यक्त किया है। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा है, अनुकरण सिद्धांत कहा है। ठीक है, वो अलग तरीके से भी कर सकता है। कला को यहाँ पर जो है स्वतंत्र सत्ता माना गया है, एक तरीके से देखा जाए। पता चल ही रहा है आपको कला को कितना महत्व दिया गया है, यहाँ पे कला को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर, क्योंकि कला को उन्होंने स्वतंत्र सत्ता माना है, और उसके रूप में ही उन्होंने सौंदर्यवाद की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर की है। उन्होंने कहा है कि जो संगीत है या नृत्य है वो अनुकरणात्मक जो है वो बताते हैं उसको। ठीक है, और काव्य कला की जो है सर्वश्रेष्ठ कला उसे बताते हैं। ठीक है, तो काव्य कला ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमें आंतरिक चीजों के साथ साथ बाहरी का भी जो है वर्णन किया होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। बात वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बताने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने तो आपको एज इट इज स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इसमें है क्या। ठीक है, अब आगे चलें। 6th पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है हमारा, काव्य जो है वो प्रकृति का अनुकरण करती है। वही चीज आ गई कि प्रकृति का अनुकरण कर रही है, प्रकृति को तो, उस प्रकृति की तो नकल कर ही रही है ना, पर बाद में अपना भी तो बहुत कुछ ऐड करती है। तो अरस्तु ने काव्य को संगीत कला के समतुल्य माना है, कि ये संगीत कला के जो है बराबर ही है, उसके बराबर माना है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाँ, संगीत कला के अरस्तु के हिसाब से संगीत कला के साथ उन्होंने बताया है, उन्होंने, क्योंकि उसको भी उन्होंने
अनुकरणात्मक ही माना है। उन्होंने बोला कि जैसे मान लो किसी को शौक है संगीत का, किसी को जो है नृत्य करने का शौक है, तो ये सारे जो शौक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोई नाटक है या कोई नाटक सबसे ज़्यादा नाटक प्रस्तुत कर रहा है, तो नाटक में भी हम क्या कर रहे हैं, किसी को सीता का रोल दे रहे, किसी का कुछ रोल दे रहे, तो थोड़ा थोड़ा एडिशन तो हम भी उसमें करते हैं, कि ऐसा थोड़ी ना कि एज इट इज़ वही सब कुछ जो लिखा है वही हम उनको बोलते हैं कि तुमने इतना ही करना है रोल। हम थोड़ी बहुत चीज़ें तो उसमें खुद भी ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अब डांस करते हैं तो एज इट इज़ अगर हम कहीं से सीख रहे हैं डांस तो एज इट इज़ थोड़ी ना करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें क्रिएशन अपना भी होता है, खुद भी हम क्रिएटर है तो हम खुद भी थोड़ा बहुत उसमें क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को जो है अनुकरणात्मक है उसके साथ ही जोड़ा है। आगे क्या है, आगे है कि जो कवि है वो अपनी रचनाओं में दृश्य जगत की वस्तुओं को दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वे है वैसी ही प्रस्तुत नहीं करता है। वही बात बता दी अपनी, क्या बता रहा है, यही बता रहा है ना कि जैसे प्लेटो ने कहा कि नकल जो है अनुकरण का अनुकरण किया, मतलब नकल का नकल किया, वैसे प्रस्तुत नहीं करता, मतलब वहां से नकल तो उसने की पर वैसे प्रस्तुत नहीं किया उसे, अर्थात वह उन्हें बेहतर रूप में प्रस्तुत करता है और हीनतर रूप से प्रस्तुत करता है। मतलब या तो वो उसे बहुत अच्छा बनाता है, अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है, या तो वो उसे बुरे तरीके से प्रस्तुत करता है वहां पर, ठीक है, पर उसमें बहुत कुछ एडिशन करता है, बहुत कुछ ऐड करता है। क्लियर है इतना बच्चों? आगे क्या है, 9वां पॉइंट, उनके अनुसार जो अनुकरण है वे केवल आकृति और स्वर का ही नहीं किया जाता, सिर्फ आकृति या स्वरों में ही नहीं चेंजेस किए जाएंगे, अपितु आंतरिक भावों और वृत्तियों को भी जो है उन पर भी किया जाता है। तो आंतरिक भाव क्या थे उस पर भी विचार किया जाता है, बाकी चीजों पे भी विचार किया जाता है। अरस्तु ने जो है चित्रकार और अन्य जो कलाकार है उन्हीं की तरह कवि को भी अनुकर्ता माना है, उन्होंने इसको भी जो है इमिटेटर माना है, ठीक है। अंतर इतना है कि जो चित्रकार के रूप में है, अंतर इतना है कि जो चित्रकार रूप और रंग के माध्यम में अनुकरण करता है, ठीक है। वो चित्रकार जो है वो उसको इमेज, मतलब जो काल्पनिक, चित्रकार मतलब कल्पना, कि जब कवि काव्य को लिखता है तो वो बहुत कल्पनाएं करता है, तो हमारे सामने एक उसकी इमेज बनने लग जाती है कि वो बोल रहा है कि हवा में उड़ रहा है, तो हमें एक इमेज बनने लग जाती है कि हवा में चल कर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, तो उसके जो भाव होते हैं उसको वो चित्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। रंग के माध्यम से वो अनुकरण करता है उसका, रंग के माध्यम से वो उस पर जो है अच्छे अच्छे छंद अलंकार ये सब डाल डाल कर वो उस पर वो करता है, जबकि भाषा लय और समंजस्य के रूप में अनुकरण करता है। भाषा भी सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे भाषा में करना, ठीक है, क्योंकि भाषा को यहाँ पर जो प्लेटो है वो सबसे ज्यादा, प्लेटो कह रही हूँ, अरस्तु जो है उन्होंने भाषा को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है, उन्होंने भाषा को जो है सबसे आगे रखा है कि भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर भाषा अच्छी होगी तभी वो समझने योग्य होगी, तभी उसको जो है समझा जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर कहे तो काव्य की जो अनुकृतियाँ हैं, ठीक है, उसको 3 तरीकों से बताया जा सकता है, प्रबंधात्मक तरीके से, आत्म अभिव्यंजन के तरीके से और नाट्य शैली की तरह, मतलब नाटक के तरीके से दिखाया जाए तो भी वो दिख जाएगा, अगर प्रबंधन मतलब पद्य या फिर गद्य के तौर से दिखाए तो भी वो बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा, और एक आत्म अभिव्यक्ति जो होती है उसके तरीके से भी, परम से अंत तक जो है सर्वत्र एक जैसा ही अगर वो रखेगा उस चीज को तो वो जो है बहुत अच्छा नजर आएगा, ठीक है। आगे चलते प्लेटो के अनुसार, अब देखते थोड़ा सा पढ़ते हैं प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो ने क्या किया है, कविता अनुकरण जो है अनुकरण का भी अनुकरण है, ये तो प्लेटो का तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है, अरस्तु का भी अब आपको समझ आने लग गया है। अतः सत्य से दुगना दूर है, प्लेटो ने जो है भिन्न विचारों को प्रस्तुत करते हुए अनुकरण शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने अनुकरण शब्द का प्रयोग किया था, कैसे किया था वो भी आपको पता चल गया। काव्य वस्तु के 3 रूपों का जो है यहाँ पर अनुकरण बताया है, वैसे तो ये सारे आ जाएंगे इसमें, जैसे कि इन्होंने बता रखा है इसमें 3 रूप इन्होंने जो बताए हुए हैं, प्रतिमान रूप हो गया, संभव्य हो गया, आदर्श हो गया, इसके बारे में मैंने पीछे भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है बताया आप लोगों को इसमें।
ठीक है, वही चीज़ को मतलब वो यहाँ पे रिपीटेशन ही कर रहे हैं। प्रतिमान रूप का अर्थात जैसे अनुकर्ता को प्रतीत होता है। ठीक है, तो मतलब जो अनुकर्ता है, मतलब जो काव्य को लिख रहा है, उसको जैसा सही लगता है वो प्रतिमान या प्रतीकों को लेकर उसको लिख सकता है। सभ्य रूप से अर्थात जैसा वे हो सकता है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, तो इस तरीके से जैसा होना चाहिए वो उस तरीके से लिखेगा। आदर्श रूप से मैंने बताया आपको, जैसा वह होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए आदर्श रूप से। ठीक है, कि जो है नियमों का पालन होना चाहिए और जो है अच्छी तरीके से बिल्कुल स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए, हर चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी बातों को जो है आदर्श तरीके से जो भी नैतिकता दिखाई जाए वो सब तरीके बताए। तो अरस्तु ने जो है अनुकरण शब्द को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग जो है व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। तो इस तरीके से जो अनुकरण सिद्धांत था अरस्तु का, उसमें नकल के साथ अकल का भी प्रयोग किया गया है। तो उसे पूरा हूबहू अकल नहीं कहेंगे प्लेटो की अवधारणा को लेकर। अब है अरस्तु के जो काव्य की आलोचनाएं की गई, तो बहुत सारी आलोचनाएं की गई, उन्हें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अरस्तु ने कवि के निर्माण क्षमता पर तो बल दिया ही है कि कवि ने कैसे जो है निर्माण किया है, उस क्षमता पर तो बल दिया है, परंतु जीवन के जो विभिन्न अनुभव हैं उनसे निर्मित कवि की जो अंतर्चेतनाएं हैं उनको महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर उनकी जो चेतनाओं की बात करें, अंतर जो चेतनाएं हैं उनका वर्णन नहीं किया गया है यहाँ पर, लेकिन जीवन के विभिन्न जो अनुभव उनकी जिंदगी में हुए हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अरस्तु ने जो है आंतरिक अनुभवों को भी अनुकरण की ही बात कही है। तो जो हमारे आंतरिक अनुभव है, जो हम अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं, वो भी अनुकरण ही माना है, नकल ही माना है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो हुआ एक्सपीरियंस उसको क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, जबकि इसका अनुकरण किया जाना असंभव है, जबकि उन सब चीजों का अनुकरण करना क्या है, असंभव है। अब डॉक्टर नागेंद्र क्या मानते हैं, ये तो अरस्तु की बातें थी ना, यहां से शुरू होता है। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार क्या है, अरस्तु का दृष्टिकोण है कि अभावात्मक रहा है। जो अरस्तु का दृष्टिकोण है वो अभावात्मक, मतलब उसमें कमी है, तथा त्रास और करुणा का विवेचन उनकी चरम जो है सिद्धि रही है। त्रास मतलब जो त्रासदी, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ आगे। और करुणा, जो करुणा है उसका विवेचन जो है एक चरम सीमा तक जो है चरम सिद्धि जो है वो रही है यहाँ पर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, नगेंद्र ने जो मिमेसिस जो है उसका अर्थ यहाँ पर इमिटेशन अर्थ बताया था। तो नागेंद्र ही थे जिन्होंने उसका इमिटेशन जो है अर्थ बताया था, और इतना भिन्न नहीं है, उन्होंने कहा था ये इतना अलग नहीं है, उसमें जो है सर्जना का भी अंतर्भाव ना हो सका, मतलब सर्जना का भी जो है उसमें वर्णन सर्जना नहीं की उन्होंने उस चीज़ की। तो डॉक्टर नागेंद्र जो है वो एक तरीके से जो है कमी बता रहे हैं, और उसकी अरस्तु की जो आलोचना ही कर रहे हैं उनके सिद्धांत की, कि उन्होंने अच्छी तरीके से उसकी जो सर्जना है वो नहीं की थी। ठीक है, और अरस्तु ने तो बहुत, क्योंकि अरस्तु ने सीधी सी बात है, अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत था वो यथार्थ मात्र नहीं है, मतलब उसमें सत्य, अकेला सत्य यथार्थ तो नहीं था ना उसमें, तो यथार्थ नहीं, क्योंकि इसमें तो कवि की कल्पनाएं भी हैं, तो वह पुनर्सर्जन है उसका, प्राय हम कह सकते हैं कि वो पुनर्सर्जन है, क्योंकि उसमें वो कल्पनाओं को, भावनाओं को, और मतलब भाव तत्व को और कल्पना तत्व को, दोनों को इसमें वो ऐड कर लेता है। ठीक है, और यही क्या करवाता है, यही एक नई सर्जना करवा देता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो पुनर्निर्माण या पुनर् जो है सर्जन करता है उस चीज का। तो सर्जना क्या है, आनंद की अस्वीकृति जो है कदापि नहीं है। तो सर्जना जब हम किसी चीज की करते हैं तो उसको अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर पुनर्रचना जो है वो अरस्तु के द्वारा की गई है। ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र का तो यही है। फिर आगे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इनके अनुसार क्या है, इन्होंने जो है अनुकरण का जो अर्थ है वो सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जन कहा है। वही बात कह दी, ये तो साथ ही दे रहे हैं, इन्होंने तो बिल्कुल अरस्तु वाली बात कर दी, अरस्तु ने उसको सर्जना नहीं कहा,
उन्होंने भी उनको पुनर्सृजना ही कहा है। ठीक है, कि मतलब उन्होंने क्या किया, थोड़ा अपने भावों को भी और भावों को भी उसमें मिलाया है। ठीक है, और भी जो चीज़ें उसमें ऐड करना चाहते थे संभावित, तो उन चीज़ों को उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, तो तब जाके उन्होंने बनाया। ब्रूचर क्या कहते हैं, उन्होंने सादृश्य वस्तु के द्वारा मूल वस्तु का जो है पुनर्आख्यान जो है अरस्तु ने अनुकरण को हुबहू नकल नहीं माना है, कि हुबहू नकल नहीं है। उनके अनुसार तो कवि जो होता है वस्तुओं को अपने यथास्थिति, मतलब जैसी थी वैसी ही रूप में वर्णित नहीं करता है, अपितु उनको तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है। देखो घुमा रहे हैं ये बात को, सीधी बात समझो, घुमा रहे हैं ये बात को, आपको नहीं घूमना, आपने क्या करना है, आपने समझना है। वो सीधा बोलना चाह रहे हैं कि जो ये क्या करते हैं, ये उनको एज इट इज़ उठाकर नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, एज इट इज़ थोड़ी ना लिखते हैं। मैंने कहा ना, वहाँ से हुबहू उन्होंने उसको लिया है, अनुकरण किया है उसका, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी भावनाओं को और बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड करके फिर उसको प्रस्तुत किया आगे। ठीक है, तो वो नकल नहीं कहा जाएगी, बल्कि नकल के साथ अकल का प्रयोग किया है। वस्तुतः जो कवि और कलाकार होते हैं वे अपनी संवेदना और अनुभूतियों से अपूर्णता को जो है पूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, अपूर्णता मतलब एज इट इज कॉपी उठाई थी उसकी, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ ऐड ऑन किया और उसके बाद उसको पूर्ण कंप्लीट करके फिर प्रस्तुत किया है, उसे ही आदर्श रूप देता है। ठीक है, तब वो आदर्श रूप देता है। अतः अनुकरण का मात्र नकल नहीं कहा जा सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपका अरस्तु क्लियर हो रहा है ना बहुत अच्छी तरीके से। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से ऐतिहासिककार और कवि के भेद भी समाप्त हो जाता है। तो इतिहासकार और जो वो है, इतिहासकार है और कवि है। अब यहाँ पर इतिहासकार और कवि जो है वो भी बहुत ही जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार इतिहासकार तो क्या करता है, केवल जो घटित हो चुकी घटनाएं हैं उनका वर्णन करता है। क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में क्या होता है, जो चीज़ें हो चुकी होती है उनके बारे में पढ़ते हैं कि मुगलों ने ऐसा किया था, अशोका ने ऐसा किया था। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, है ना। तो जो घटित हो चुका है उन घटनाओं को पढ़ते हैं, इतिहासकार उन्हें जो है उन पर गौर करता है। जबकि कवि क्या करता है, कवि का वर्णन, जो कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। ठीक है, मतलब वो अपनी पूरी कल्पनाएं भी, अब क्योंकि देखो वो पूरे के पूरा एज इट इज उठाकर यूज़ करता है, साथ ही साथ कल्पना भी करता है कि ऐसा भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। उसकी कल्पनाएं दूर दूर तक जाती है। ठीक है, वो सीमित नहीं रहती, वो स्वतंत्र रहती है। तो कला जो है वो स्वतंत्र है, सीमित नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, क्या घटित हो सकता है उसके बारे में जो है कवि सोचता है। तो ये जो डिफरेंस बताया है कवि और इतिहासकार के बीच का बताया है। क्लियर है। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अरस्तु का तर्क है कि यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण ही होती, कि कविता सिर्फ दर्पण है कि एज इट इज उठाया और एज इट इज सामने रख दिया, तो हमें तो उससे कुछ भी अधिक नहीं दे सकती थी। वो हमें उससे हमें कुछ नहीं मिलता जो प्रकृति देती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया गया है, कला को प्रकृति का अनुकरण बताया गया है। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैंने आपको क्या शब्द कहा, यही तो शब्द कहा था कि जो कला है उसको प्रकृति का अनुकरण बताया गया है, कि वो प्रकृति की नकल की गई है, कला में प्रकृति की नकल की गई है। ठीक है, और यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे भी तो यही बताया जा रहा है कि कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण है। तो वो बोल रहा है कि अधिक नहीं दे सकती जो प्रकृति हमें देती है। तथ्य यही है कि हम कविता का जो आस्वादन करते हैं इसलिए करते हैं कि हमें वे प्रदान करती है। ठीक है, वो हमें कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो अच्छी लगती है, तो वो हमें आस्वादन देता है। ठीक है, और इसी तरीके से प्रकृति जो है वो नहीं देती है, प्रकृति ऐसे नहीं देती। कवि की कल्पना में तो यह वस्तु जो है रूप प्रस्तुत करती है, वस्तु रूप प्रस्तुत करती है और उसी को वे भाषा में प्रस्तुत करता है। तो वो जो देती है उनको वस्तु रूप में देती है, मतलब जो संसार है वो ही वस्तु रूप था, संसार हमको दे देती है, संसार को हम देखते हैं और संसार से बहुत कुछ सीखकर हम उसको अपने काव्य में उतार लेते हैं। वो भी कैसे उतारते हैं, नकल के साथ हम अक्ल भी यूज़ करते हैं और बहुत कुछ उसमें मैं कह सकती हूँ
संशोधन संशोधन शब्द याद आ रहा है तो संशोधन कर सकती हूँ, है ना, जिसको हम बहुत कुछ चेंजेस कर देते हैं, बहुत कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज़ वस्तु जगत से उठाया और उसमें बहुत कुछ ऐड ऑन कर दिया, बहुत कुछ संशोधन कर दिया और उसके बाद उसको प्रस्तुत कर दिया, जिसको क्या कहेंगे, पुनर्प्रस्तुतिकरण कहेंगे। उसी को अरस्तु ने क्या कहा है, अनुकरण कहा है, ठीक है। आगे निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष लास्ट यही निकल कर आता है अंतिम, कि जो सत्य है वे कभी भी एक दृश्य नहीं होता, ठीक है। जो सत्य है वो एक दृश्य कभी नहीं होता, मतलब जो प्लेटो ने अपनी बात कही तो हम सिर्फ उसी की बात नहीं मान सकते, दूसरी तरफ दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। तो उनकी जो उपलब्धि है वह किसी न किसी रूप में होती ही है, किंतु उपलब्धि की विधि और उसके आधार पर दृष्टिकोण जो है भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो उसके आसपास की चीज़ें भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। हमने कह दिया कि उन्होंने अनुकरण का भी अनुकरण कर दिया, लेकिन बात वही नहीं है, उसके आसपास के पहलुओं को भी देखना ज़रूरी है। तो अरस्तु ने काव्य और कला को प्रकृति का अनुकरण बताया। काव्य और कला को किसका प्रकरण अनुकरण बताया, प्रकृति का अनुकरण बताया, मतलब प्रकृति के साथ भी यहाँ पर उसका किया गया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो कला है वो अनुकरण होते होते नवीनीकरण भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें क्या की गई है, ऐड की गई है, संशोधन किया गया है, और उसी को सर्जन रूप है। तो वो क्या है, उसी का सर्जन जो है रूप है। तो यहाँ पे सर्जन पॉइंट आप लोग याद करोगे। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो अनुकरण सिद्धांत है वो जो है समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो हमने अनुकरण अरस्तु के बारे में पढ़ा, उसके अरस्तु का जो आसपास की स्थिति, उसका जन्म मृत्यु, वो सब पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अरस्तु का जो है अनुकरण सिद्धांत है उसको समझा फिर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको इतिहासकार और कवि का जो कनेक्शन है वो उसके बारे में, उन दोनों के बीच का अंतर बताया। फिर मैंने बताया कि जो कला है वो क्या है, प्रकृति का ही अनुकरण करती है, कि 3 तरीके से करती है। कैसे कि जैसे वे थी या है, ठीक है, जैसे वे कही या समझी जाती है, और जैसे वे होनी चाहिए। ये 3 पहलू याद रखना, ये तीनों तरीके से बोला है कवि ने कि ये 3 प्रकार जो है वस्तु का अनुकरण करती है, ठीक है। और फिर जो है इतना हम लोगों ने इसको बताया और फिर बाद में निष्कर्ष इसका निकाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, वो जो है हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। लेकिन इसका अभी एक पार्ट किया है हम लोगों ने स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो अभी हम लोगों ने नहीं किया है, तो वो भी हम लोगों ने करना है, और वो हम जो है अपनी कल वाली जो हमारी क्लास होगी, तो कल की क्लास में जो है हम जो विवेचन सिद्धांत है वो करेंगे, और उसी के अंदर त्रासदी जो ट्रेजेडी जो विवेचन है वो भी हम उसके अंदर ही करेंगे, तो उसको हम कल समझेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा अनुकरण सिद्धांत था, जिसको अनुकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, कौन सा सिद्धांत, अनुकृति का सिद्धांत। तो अनुकरण सिद्धांत हो या अनुकृति का सिद्धांत हो, ये दोनों ही अरस्तु ने जो है अपने तरीके से दिए हैं। तो अनुकरण सिद्धांत हमारा समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। और जैसा कि हमारा रोज की तरह ही एक प्रश्न होता है, तो मैंने आज भी जो है आप लोगों को अरस्तु की जो कृतियां थी या रचनाएं थी वो नहीं बताई थी। तो आप लोगों का प्रश्न यही है कि अरस्तु द्वारा रचित रचनाओं के नाम बताइए। तो सारी रचनाओं के नाम बताने हैं, ठीक है, जितने भी हैं। वैसे तो 2 हैं, आप लोग 2 जो मेन रचनाएं हैं उनके नाम बता देंगे तो वो भी बहुत है, ठीक है। तो 2 जो मेन रचनाएं हैं उनके नाम मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए कि वो 2 रचनाएं कौन सी है, ठीक है। और पता चलेगा मुझे किसको कितना याद है। कोई बात नहीं, आप साथ पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। नहीं पता तो पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जिन्हें आता है। और ये जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। तो अगर किसी को अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत का फर्स्ट जो ये पार्ट है ये समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई भी प्रश्न हो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके ज़रूर कमेंट्स देखती हूँ तो मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग अब अच्छे से रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। आपका जो टारगेट है यूजीसी नेट जेआरएफ का वो ज़रूर क्रैक होगा इफ़ अगर आप
हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल साथ में लगे रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिनको, ताकि आपको जो नई वीडियोस जो भी आती रहेंगी, नई क्लासेस जो होती रहेगी, लाइव क्लास वो तो अटेंड कर ही रहे, पुरानी जो वीडियोस है वो भी आप चेकआउट कर सकोगे आराम से। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक किए करें और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो कमेंट्स में करते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है और उन्हें किन चीज़ों की नीड है। तो आपकी ज़रूरतों को मैं यहाँ पर पूरा कर रही हूँ, तो आप जो है तैयारी कीजिए जम के, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट माय ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अब नेक्स्ट कल की क्लास में, और जो है विवेचन सिद्धांत के साथ, राष्ट्रीय विवेचन के साथ, तो कल हम क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। बाय सभी स्टूडेंट्स को और राधे राधे।